नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का लक्ष्य विजय चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं आपका राजेश सर। इस समय किसी भी विषय की बात नहीं करेंगे कि इतिहास पढ़ना है, कि संविधान को पढ़ना है, कि भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ना है। कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर बात करना लगा कि जरूरी हो गया है, लगा कि एक संवाद है जो स्थापित किया जाए। वो एक अलग बात होगी कि वो संवाद न हो करके संवाद के रूप में मेरे विचार होंगे और देश में चल रही छात्रों के साथ जो दुश्वारियां, जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों पर कुछ चर्चा मेरी ओर से, कुछ बातें मेरी ओर से और कुछ दुख और दर्द मेरी ओर से, और उसके क्या निवारण भी हो सकते हैं। संभवतः उस पर कोई विचार भी जो होगा वो मेरी ओर से होगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो हमारा देश जिसे हम लोग भारत, महान भारत के तौर पर जानते हैं, अपने देश को हर एक व्यक्ति महान ही स्वीकार करता है। मानना भी चाहिए। जिस देश में आपने जन्म लिया है, जिस देश में आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा है, जिस जीवन में अब आप या जिस देश में अब आपके पूर्वज मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं और आप उस ओर चल रहे हैं, यानी वो माटी, वो देश, वो ज़मीन जिसने हमें सब दिया, जन्म दिया, जन्म देने के बाद जीवन को जीने के तरीके दिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो सब कुछ दिया जो एक इंसान को मिलना चाहिए। तो उस पर गर्व करना और उसके ऊपर गर्व से छाती को चौड़ा करके बात करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन जब कभी गड़बड़ियां और गलतियां हों तो उस पर भी बात करनी चाहिए। भारत की अगर मैं विशालता की बात करूं, पहले तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा अलग हट जाऊं तो आपको हमारे यानी आपके और हमारे दोनों लोगों के हिंदुस्तान की तस्वीर है। दो तस्वीर मैंने लगाई हैं, जानबूझकर लगाई हैं, क्योंकि अगर मैं पिछले कुछ वर्षों से बात करूं तो एक हवा में लोगों के बीच एक शब्द तैरता है, नया भारत। भारत तो वही था, कुछ लोगों ने इसको नया भारत कहा, कुछ लोगों ने इसको पुराना भारत कहा। नया भारत कहने जो ये नया भारत आया है ना, ये नया भारत शब्द 2014 के बाद से आया है। मेरी नज़र में तो भारत तब से है जब से संभवतः इस सृष्टि का विकास हुआ, और भारत तब से है जब भौगोलिक, जिसे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहा जाए, भौगोलिक वर्गीकरण कहा जाए, तब से है। इसमें कोई नया नहीं और कोई पुराना नहीं। ये शब्दावली ही गलत है। जिसने भी प्रयोग किया, जिसके द्वारा भी प्रयोग करके इसको अलग अलग मंचों पर उछाला गया, देश के आम भोले भाले लोगों के साथ शब्दों का खेल करके उन्हें धोखा दिया गया। तो मैं शब्द को तो फिलहाल नहीं मानता। भारत सिर्फ भारत है, उसमें नया कुछ नहीं है, वो सिर्फ भारत है। हमारे पूर्वज, वो चाहे जो भी हों, बहुत शानदार व्यक्ति थे, बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। हमारा जो भविष्य है, आप लोग, ये भी बहुत शानदार है, बहुत महान है, बहुत व्यक्तित्व का, बहुत बड़ी व्यक्तित्व का धनी है। तो वो जो व्यक्तित्व जो आपको मिलने जा रहा है, जिसे नए भारत के नाम पर परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या उस नवीन भारत में और नए वंशजों को, यानी जो हमारा छात्र, जो आप लोग जा रहे हैं, जो आप नवीन भारत का निर्माण करेंगे, यानी हमारे भारत को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह से बढ़ा पाएंगे? क्या हाथ तोड़वा कर बढ़ा पाएंगे? क्या पैर तोड़वा कर बढ़ा पाएंगे? या सर पर लगने वाली वो चोट जो आपके शरीर को लहूलुहान कर देती है? और अभी तो लहूलुहान पता चला, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग के सर पर जो लगने वाली ये चोट है, वो शायद उनके जीवन को
विकलांग भी बना सकती है। इस पर किसी ने नहीं सोचा, न लाठी खाने वाले ने सोचा, न लाठी मारने वाले ने सोचा। खैर लाठी मारने वाला सोचता भी कहाँ है, मारने वाला व्यक्ति तो सिर्फ मारता है। लाठी खाने वाले जो पहुंचे या जिनको लाठी मारी गई, मैंने खाने वाले शब्द का प्रयोग किया कि लाठी खाने वाले लोग मजबूरी में हैं, कोई लाठी खाना नहीं चाहता, उनके सामने कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, कोई रास्ता बचा ही नहीं, करें तो क्या करें। एक मुहावरा है, आगे कुआं पीछे खाई। अब कूदना तो है, कहीं भी कूदें, कुएं में कूदते हैं तो चोट लगती है, खाई में कूदते हैं तो चोट लगती है, कुएं में कूदते हैं तो जान का खतरा है, खाई में कूदते हैं तो जान का खतरा है। समस्या बस इतनी है कि जान का ही खतरा है और कुछ बचा ही नहीं है अब। और 2014 के बाद से इस नवीन भारत की, इस नए भारत की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि इस देश का नौजवान बच्चा, उसके सामने मात्र दो रास्ते हैं, मात्र दो रास्ते। या तो वो आगे गहरे कुएं में कूद जाए, जान दे दे, या शरीर में कुछ हिस्से तोड़वा बैठे, या तो अपने पीछे वाले हिस्से पर कदम पीछे बढ़ाए और उस खाई में कूद जाए और जान दे दे। इस नवीन भारत का जो महान उपलब्धि है, जो 2014 के बाद से गढ़ी गई है, वो ये दिखाई पड़ती है। और वैसे भी मैं बताऊं, ये दोष उन लोगों का नहीं है जिन्होंने इस शब्दावली को जन्म दिया है, ये दोष हम लोगों का है, मेरा है, आपका है। क्योंकि हम इस नए शब्द के ऐसे झांसे में फंसे हुए हैं कि आज तक फंसे हुए हैं। हमें बस याद आती है उस दौर में जब हम अपने प्रतियोगी परीक्षा की ओर चलते हैं और वहाँ पर जब पाते हैं कि यार हम तो विशुद्ध तौर पर इस नए भारत में बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। पुराना भारत तो अच्छा था, कम से कम बेवकूफ़ तो नहीं बनाते थे लोग। सरकारी परीक्षाओं के लिए IAS, PCS, SDM, DM, डिप्टी SP, SP ऐसे पदों के लिए तैयारी करते थे। और उस पुराने भारत में बड़ी आसानी से, आसानी का मतलब आप परीक्षा देते हैं, साफ सुथरे शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा होती है और परीक्षा होने के बाद जो काबिल है उसको पद मिल जाता है। जिसने अपने परीक्षा अच्छी से तैयारी नहीं की, जिसने अपनी पढ़ाई नहीं की, उसको अगली बार मौका मिलता है। 99.99% ये वो रैंक है उस पुराने भारत की जो 1947 से चला और 2014 तक चला, और जिसमें जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, मैंने कुछ 9.01% 0.01% का एक मार्जिन रखा है। ठीक है, परेशान मत होइएगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारे आपके जीवन से जुड़ी है और जीवन से बड़ा तो कुछ नहीं होता, तो वीडियो थोड़ी बड़ी देख लिया जाएगा। तो नए भारत के अपेक्षाकृत अगर पुराने भारत की बात करूं, यानी 2014 से पहले की बात करूं, तो परीक्षाएं शुचितापूर्ण होती थीं, पवित्रता के साथ होती थीं, और उनका जो परिणाम आता था वो भी पवित्रता से भरा हुआ आता था। जो नया भारत है, जो नए भारत में जन्म लिया, इस नए भारत में परीक्षा पहले तो होती नहीं है, और होती भी है तो वो इतने दागदार तरीके से होती है कि हमारे पास और आपके पास वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया ऐसा कोई भी सर्फ एक्सेल नहीं है, ऐसा कोई भी दूसरा डिटर्जेंट पाउडर नहीं है जो उसको साफ कर पाए। उस पवित्रता को, शुचिता को जो हमारे पूर्वजों ने, जो 2014 से पहले के लोग थे, जो इन आयोगों में जो परीक्षा संपादित कराते थे, जो उनकी योग्यता, जो उनकी काबिलियत थी, तो वो कहीं ना कहीं साफ सुथरे तरीके से, तो जो पवित्रता थी 2014 से पहले, वो 2014 के बाद वो पवित्रता खो गई है, खोई नहीं है। हमने और आपने मिल करके अपने एक अधिकार का प्रयोग किया था और वो एक मत का प्रयोग कर दिया था, और उस मत के प्रयोग के बाद हमने नए भारत में एक सोच पैदा किया कि तकदीर बदलेगी और तस्वीर बदलेगी। सही सोच थी, गलत क्या थी? और हुआ भी। मैं ये नहीं कहता कि बदलाव नहीं हुआ, हुआ बदलाव हुआ, तकदीर बदली, तस्वीर बदली। तकदीर ने ऐसा यू टर्न मारा कि अब
न तो परीक्षा के लिए पहले वैकेंसी आती है, और अगर आ भी जाती है तो परीक्षा कब होगी उसका कुछ अता पता नहीं होता है। फिर उसके बाद जब परीक्षा की तिथि पास में आती है तो ऐसे ऐसे नायाब नायाब तरीके निकाले जाते हैं कि छात्र अचंभित होता है, और फिर उसके सामने वही दशा बनती है कि आगे कुआं और पीछे खाई। कूदना तो है, अभी आप तय करिए, क्योंकि जो बोया जाएगा वही तो काटा जाएगा। तो बोया तो था 2014 में बबूल का पेड़, बोया तो था कैक्टस का पौधा, गमले में लगाया था, सुंदर लगेगा। ये नहीं मालूम कि अचानक अगर हल्का सा भी असावधानी घटी यानी असावधानी हुई तो ये कांटे जो निकले हैं ना, वो इतना छलनी कर देंगे शरीर को कि शरीर के इस हिस्से से गेहूं चाला जा सकता है, उसमें से गंदगी निकाली जा सकती है। इतनी छेद हो जाएंगे, और हो नहीं जाएंगे, कर दिए गए हैं। और इसका बहुत ही ताज़ा नमूना अगर मैं देखूं तो पिछले महीने उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में दिखाई पड़ा। और फिर अभी वर्तमान समय की बात करूं, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, उस वक्त की भी बात करूं तो आज दूसरा दिन होने जा रहा है जब बिहार आयोग के द्वारा कुछ ऐसी हरकतें की गई कि छात्रों को, आप जैसे मासूम बच्चों को, जिनका लक्ष्य एकमात्र था कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करें, एक डिग्निटीफुल लाइफ को जीवन दें, जो कि संविधान जिसका अधिकार देता है हमें, उस अधिकार को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो एक अलग विषय है कि उस प्रयास के ऊपर कुछ ऐसी कुल्हाड़ियाँ मारी जाती हैं, कुछ इस तरह से उसकी गर्दन को रेत दिया जाता है कि संविधान में दिया गया वो अधिकार लगता तो है कि वो किताब में लिखा हुआ एक वाक्य है, वो अधिकार तो नहीं लगता, वो वाक्य एक लगता है। क्योंकि अगर अधिकार रहा होता तो शायद आज सड़क पर आप ना होते, शायद सड़क पर कोई और बच्चा ना होता, और शायद सड़क पर, या शायद मुझे ऐसी कोई वीडियो बनानी पड़ती। और मेरे ही जैसे बहुत सारे शिक्षक सड़क पर हैं, मार खा रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं, डिटेन किया जा रहा है। डिटेन, अब इसको बंदी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन डिटेन, थाने तक ले जाना, थाने के अंदर रोकना, ये एक प्रकार का हिरासत ही तो है, हिरासत में ही तो लिया गया। हाँ, अंग्रेजी के एक अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया, डिटेन किया गया। यू आर नॉट अरेस्टेड, यू आर डिटेन, आपको रोका जा रहा है। एक अजीब सी बात है इस नए भारत में कि 2014 के बाद से लेकर 2021-22 तक धारा 144 पढ़ा करते थे हम लोग, अब उसको धारा 163 कहते हैं। नया भारत, नए भारत का शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर धारा 163 यानी पुरानी धारा 144 न लगी हो। 4 लोग इकट्ठा हो गए, 5 लोग इकट्ठा हो गए, 10 लोग इकट्ठा हो गए, और अगर वो इकट्ठा लोग अपनी मांग रखते हैं, वो किसी का विरोध नहीं करते, वो किसी की हाय या मुर्दाबाद नहीं करते, वो अपनी बात कहते हैं, संविधान में दिए गए अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो उनको कहा जाता है कैसे इकट्ठा हो गए, क्यों इकट्ठा हो गए, मालूम नहीं है। पुराना 144 और नया 163 लगा है। अब पुलिस के पास इतनी ताकत है कि हम तुम्हारे अंग अंग को तोड़ देंगे, अंग अंग को तोड़ देंगे। और तोड़ना तो छोड़ो, तोड़ेंगे तो ही है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे केस बना देंगे ना, ऐसे ऐसे केस बना देंगे कि जो सपना देखा है पीसीएस बन जाने का, एसडीएम और डिप्टी एसपी बन जाने का, चपरासी बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये जो नया कानून में संशोधन किया गया है हमारे देश का, उसमें पुलिस को ऐसी ताकत दे दी गई है जो शायद कभी अंग्रेजों ने भी न दी हो अपने यहाँ पर। 1947 से पहले औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी सरकार ने भी उतनी ताकतें शायद न दी हों पुलिस को जितनी वर्तमान समय में दे दी गई हैं। तोड़ देंगे, और ज़्यादा कुछ करोगे तो यार क्या परेशान होते हो। हमारे पास, पुलिस के पास तो हमेशा 2 हथियार होता है, एक होती है सरकारी बंदूक और एक होती है, अब उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसका भी प्रयोग किया जाता है, उससे भी गोली निकलती है, उससे भी गोली निकलती है। और जब भीड़ इकट्ठा होती है और हुड़दंग मचता है, तो वो जो दूसरी वाली है ना, जो सरकारी नहीं है, दूसरी वाली जिसे पुलिस ही रखती है और पुलिस ही चलाती है, लेकिन वो ये कहती है उपद्रवी थे, इन्हीं में से किसी ने चलाया है। वो एक अलग बात है कि वो उपद्रवी बच्चा या उपद्रवी जनता जो आम आदमी है, वो तो यार बंदूक और गोली नाम करके ऐसे थर थर कांपता है कि उस कांपते हुए हाथ से
बंदूक उठेगी क्या और गोली चलेगी क्या, लेकिन चला तो देता ही है उपद्रवी बच्चा, जो आया तो था पीसीएस अधिकारी बनने, जो आया तो था अपने परिवार, अपने लोगों के बीच अपने परिवार की दिक्कतों को और अपने परिवार के नाम को रोशन करने के लिए वो अपराधी बन जाता है और जेल में पहुंच जाता है। अपराध नहीं किया है, गोली उसने चलाई नहीं है, लेकिन जानते ही हैं नई शक्ति है, नया देश है, नया भारत है, जो घुसकर मारता है, घुसकर मारता है। पता नहीं कहाँ घुस के मारता है, मारता तो है घुस करके मारता है, लेकिन कहाँ मारता है, किसको मारता है ये मालूम नहीं, और अपने ही देश में घुसकर मारता है। बड़ी मजेदार बात है, जिस देश में वो रहता है उसी देश में घुसकर मारता है। तो नया देश है, नया भारत है, घुसकर मारता है। अब आप देखिए कि क्या गलतियां की थी 2014 में कि आज नया भारत ये कहता है कि हम तो घुसकर मारते हैं। समय और अभी फिलहाल मैं जिस पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ, जिस परीक्षा को लेकर परेशानियों की बात कर रहा हूँ, और उस परेशानी का एक नाम है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कितना प्यारा नाम है ना, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, सोफिस्टिकेटेड है ना, बिल्कुल बढ़िया सा। नॉर्मलाइजेशन सुनकर कितना अच्छा लगता है। इस नॉर्मलाइजेशन ऐसा लगता है कि कोई नए प्रकार की संजीवनी है, नए प्रकार की संजीवनी है। अब ये नहीं पता कि ये संजीवनी जीवन दे देगी कि जीवन ले लेगी। ये संजीवनी जो नए प्रकार की है, नया भारत है तो संजीवनी भी नई है ना, बस फर्क इतना है ये संजीवनी देगी जीवन कि लेगी जीवन। तो जो बच्चे होशियार हैं, जिनके माता पिता होशियार हैं, जो जागरूक हैं, जो जानते हैं कि हमारा देश किन मुश्किलों से निकला था, हमारा देश किन मुश्किलों से आगे बढ़ा है, उनको तो पता है कि ये जहर है, संजीवनी नहीं है। लेकिन जो नए भारत के माता पिता हैं, अब ये नए भारत के माता पिता का जन्म शायद 2014 के बाद ही हुआ है, और नए भारत के जो माता पिता हैं इनमें से कुछ रिटायर भी लोग हैं जो कि सोसाइटी के अंकल हो गए हैं, 60-65 साल वाले हो गए, शायद इनका भी जन्म 2014 के बाद ही हुआ है। अब वो एक अलग बात रही कि ग्रोथ इतनी तेज हो गई कि 2014 से लेकर अगले 10 साल के बीच में ये 65 साल के भी हो गए, सरकारी नौकरियां भी कर ली, रिटायर भी हो गए, लेकिन नए भारत की जिंदाबाद करते हैं। जन्म ही नए भारत में हुआ है तो जिंदाबाद तो करेंगे ही करेंगे। मैं अपनी बात करूं या शायद आप में से कुछ लोगों की बात करूं, तो आप में भी कुछ लोगों का या कई सारे लोगों का जन्म पुराने भारत में हुआ है। तो इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर के समझ चुके हैं कि ये जहर है, संजीवनी नहीं है, या ये संजीवनी है एक ऐसी संजीवनी जो जीवन ही लेगी, देगी नहीं, तो वो तो सड़क पर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप सड़क पर आज हैं, कल भूल मत जाइएगा। हम भारतीयों की सबसे बड़ी परेशानी है कि हम यहाँ से बहुत कमज़ोर हैं, मेमोरी पावर भूल जाते हैं। आज लात खाए हैं, आज पिटे हैं, हड्डियाँ टूटी हैं, कल भूल जाएंगे। भूलिएगा मत, मुश्किलों के दौर को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो दौर होता है जो इंसान को इंसान बनाता है, और जो इंसान को इंसान बनाने के साथ साथ एक नए इंसान को जन्म भी देता है। इसको ध्यान में रखिएगा। रीढ़ की हड्डी मजबूत करिएगा, क्योंकि हम भारतीयों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी रीढ़ की हड्डी बड़ी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। उस रीढ़ की हड्डी के कमज़ोर होने का परिणाम ये कि कभी अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, आज अंग्रेज़ों के जाने के बाद काले भारतीयों ने गुलाम बनाया। ये नॉर्मलाइजेशन उसी नए भारत की देन है। और जिसको लेकर अभी हम लोग बात करें, तो मैंने अभी आपसे बताया कि इसका विरोध पिछले महीने उत्तर प्रदेश के छात्रों ने किया। फौरी तौर पर एक रिजल्ट मिल गया, हाँ ठीक है, नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, हम एक ही पाली में एग्ज़ाम करा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा। क्योंकि वो बच्चा जो उतर आया था कि हम, है ना, वो कहते नहीं है, वो एक गाना है एक फिल्म का, कर्मा एक फिल्म हुआ करती थी, दिल दिया है जा भी देंगे, है ना, अपने देश के लिए। तो वो गाना है, वो दिल दिया है जा भी देंगे। तो जब उस भावना के साथ बच्चे को उतरा कि दिल भी देंगे और जा भी देंगे, और इन नौजवान बच्चों ने तो एक नई लाइन जगह लगा के रखी है कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारी भी जान न चली जाए। मतलब हम पिंड नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, हम तुम्हारे ऊपर कुछ करेंगे भी नहीं, ना ईंटा मारेंगे, ना पत्थर मारेंगे, ना कुछ करेंगे। तो दिल भी देंगे, जान भी देंगे, और तुम्हें इतना ज़्यादा
दाल मूंग देंगे कि तुम्हारी भी जान चली जाएगी। तो ये हुआ कह रहे भाई हटाओ हटाओ देखा जाएगा। यही जिन्न निकल चुका है जो बोतल से, अब ये उड़ करके पहुंच गया है बिहार में। बिहार में भी बिहार आयोग ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी, नॉर्मलाइजेशन। हमने कहा ना, हम भारतीय थोड़ा सा मेमोरी पावर से कमज़ोर हैं। हम लोगों को लगता है ये एक नया जिन्न है जो निकल पड़ा है बोतल से। नया जिन्न नहीं है, ये जिन्न पुराना है, ये पुराना जिन्न है। हाँ, थोड़ा सा इतिहास विषय पढ़ने में बोर लगता है ना, बोरिंग है यार इतिहास पे, लेकिन वो जो सब्जेक्ट इतिहास जो बोर करता है, जो उबाता है, उसी में तो जीवन का रहस्य छिपा हुआ है, जिसको हम पढ़ते नहीं, जिसको शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम पढ़ने भी नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये बच्चा इतिहास पढ़ लेगा तो ये विद्रोही हो सकता है। ये विद्रोही मतलब विद्रोही वाला वो मत समझेगा कि बंदूक निकालेगा गोली मार देगा। विद्रोही मतलब ये अपने इतिहास को देख करके पढ़ करके सीख जाएगा कि गलत क्या और सही क्या, और हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार गलत का विरोध किया और सही का पालन किया है। वो चाहता नहीं है, हमारा वर्तमान एजुकेशन सिस्टम, हमारा नया भारत नहीं चाहता है कि हमारा नौजवान बच्चा जाने। इतिहास में बताता हूँ इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जिसको लेकर कि आप आज सड़क पर हैं इस भयानक ठंड के मौसम में, दिन और रात में। खाना तो छोड़िए, शायद पानी भी नहीं मिल रहा है, और पानी तो छोड़िए, जो मिल रहा है उसे कहते हैं लाठी। दुर्भाग्य की बात देखिए, ये लाठी वो मार रहा है जिसने संविधान की शपथ लिया है, जिसने इंटरव्यू देते समय ये कहा था कि साहब हम बहुत ईमानदार आदमी हैं और हम अपने देश के विकास के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि हम तो साहब पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो हम पब्लिक के नौकर बनेंगे। इंटरव्यू में मेज के इस पार बैठने वाला ये पब्लिक सर्वेंट आज पब्लिक सर्वेंट नहीं रह गया है, आज एक डिक्टेटर रूलर हो गया है। ये जो बड़े बड़े अधिकारी हो गए ना, ये एक ऐसे शासक के तौर पर हैं जो भूल गए कि यार कभी हम भी एक कमरे में रहकर पढ़ा करते थे, कभी कभी किसी किसी दिन सिर्फ नमक और रोटी भी खाए हैं, कभी कभी किसी दिन रोटी भी मैसर नहीं हुई है, सिर्फ पानी पी पी के रातें गुजारी हैं, लेकिन पढ़ाई की, और आज अधिकारी बन गए और आज बढ़िया पैसा ले रहे हैं, टेबल के ऊपर से और टेबल के नीचे से। तो आज भूल गए हैं, पेट भर गया है ना, और जब पेट भरता है तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आती है, उसे कहते हैं खुराफात। और आज जब शक्ति आती है तो फिर ये लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जब देखो पैसा जब आता है ना, तो उस पैसे के साथ बुराइयां भी आ जाती हैं। तो इन बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के बेटे बेटी, उनके खानदान के बच्चे, वो नालायक हो गए हैं। उनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उनका एक मामा चाचा भैया जो भी है, पापा जो भी है, वो IAS और PCS अधिकारी बन गया है, और वो कोई ऐसी युक्ति निकाल देगा जिसके बदौलत उसे कुछ न कुछ सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और हुआ इस नए भारत में ये कमाल का काम हुआ, उत्तर प्रदेश आयोग में हुआ। और जो RO और ARO की एक परीक्षा हुई थी, ये बात थोड़ी पुरानी है, और उसमें जो विधान परिषद में जो आपके RO और ARO की भर्ती की गई, उसकी जांच हुई तो पता चला साहब जितने भी लोग मतलब बड़े बड़े अधिकारी थे, 90% सीटें उन्हीं के बच्चों के, उन्हीं के खानदान के लोगों की भर दी गई, उन्हीं के बच्चों की, उन्हीं के खानदान के बच्चों की भर दी गई। ये जो नॉर्मलाइजेशन शुरू हो रहा है ना, वास्तविक तौर पर शुरू हो चुका है, जिसका इतिहास मैं आपको बताऊं तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की देन नहीं है, ये देन मध्य प्रदेश की है। आपको याद होगा एक भर्ती परीक्षा हुई थी जिसका नाम हुआ करता था व्यापम, जगमामा। एक मामा जी हैं जिनको जगमामा भी कहा जाता है। वो अलग बात है कि आजकल मामा की मतलब स्थिति खराब चल रही है। तो जगमामा ने उस व्यापम में एक ऐसा नक्शा दिखाया कि देखो ऐसे होती हैं भर्तियां, तुम्हारा साला, तुम्हारी साली, तुम्हारा भतीजा, तुम्हारा भतीजी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा भांजा, तुम्हारी भांजी, और उनका भी कोई ना कोई साला, साली, भतीजा, भांजी लाओ, हम भर्ती करा देंगे। हमारे पास है, हमारे पास वो जिन्न, हमारे पास वो चाबी, हमारे पास वो सोने की चाबी है जिससे वो ताला हम ही खोलते हैं और कोई खोल ही नहीं पाएगा।
और अगर किसी ने उस ताले को खोलने का या उस ताले का विरोध करने का प्रयास किया तो संजीवनी तो है ही है हमारे पास। कभी वो बंदूक की गोली होती है, कभी वो फांसी का फंदा होता है। संजीवनी है, संजीवनी की चिंता मत करना। जिसने भी विरोध किया तो हम उसको संजीवनी देंगे, और दिया। वहां से शुरू होने वाला ये जिन्न आज एक नए नाम से जाना जाता है, नॉर्मलाइजेशन। ये पूरी प्रक्रिया, आप भी सड़क पर हैं, आप जैसे बहुत सारे बच्चे सड़क पर हैं। इस पूरी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस तो आप सबको पता है, मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगा। 4 शिफ्ट में पेपर होगा, किसी में आसान सवाल होगा, किसी में टफ सवाल होगा। बेसिकली ये पूरा जिन्न निकाला गया है सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को, अपने बेटा और बेटी को, अपने भांजे और भांजी को, अपने भतीजे और भतीजी को एसडीएम और डिप्टी एसपी बनाने का। फिलहाल मामला चूंकि बिहार का है, बिहार बीपीएससी से चल रहा है। आप याद करिए, जब से बीपीएससी बना आज तक इतनी ह्यूज वैकेंसी तो कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। मुझे लगता है शायद 1000 के ऊपर कभी वैकेंसी, मैं अपनी याददाश्त को अगर ताज़ा करता हूं तो मुझे नहीं लगता कि कभी 1000 से ऊपर की वैकेंसी आई। 2000 से ज़्यादा आ गई है साहब, 2000 से ज़्यादा। इस 2000 की वैकेंसी में बहुत सारे लोग फॉर्म भर देंगे, लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, भरते भी हैं, ठीक। लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा हो जाएगा। जितनी ज़्यादा भीड़ उतना बहुत बढ़िया मौका मतलब जितनी भीड़ होगी उतना मौका मिलेगा कि हम आसानी से घपलेबाजी कर लेंगे। घपलेबाजी का एक तरीका निकाला गया, नॉर्मलाइजेशन। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश के जुडिशरी एग्ज़ाम में कुछ ऐसी कॉपियां पाई गई जिनको बदल दिया गया था। जिसकी थी असली वाली कॉपी गायब, बाहर से लिखी वाली कॉपी अंदर, और उसके बाद न्यायिक अधिकारी बन गए। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही होने जा रहा है। आयोग के सदस्यों, सरकार के जो लोग हैं, उन सब लोगों के द्वारा मिलजुल कर अपने अपने खानदान के लोगों को, याद रखिएगा ये सिर्फ डीएम और एसडीएम और डिप्टी एसपी जैसे पदों के लिए नहीं है। इस तरह की भर्ती अगर आप देखिएगा तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी भर्ती, चपरासी तक की भर्ती में भी चल रहा है ये घपलेबाजी। चपरासी तक की भर्ती में भी। वो एक अलग बात है कि जब हम बड़े एग्जाम की ओर जाते हैं तो ये जिन्न, ये पिटारा खुलता है, और छोटे एग्जाम में तो पता ही नहीं चल पाता है। छोटे एग्जाम में तो पता ही नहीं चल पाता है। सिपाही भर्ती होती है उत्तर प्रदेश में, घपलेबाजी होती है। शिक्षकों की भर्ती होती है, कोर्ट को कूदना पड़ गया कि भैया गड़बड़ की है तुम लोगों ने, बहुत भयानक गड़बड़ की है। इतनी भयानक गड़बड़ मत करो यार, संविधान में कुछ बातें लिखी हैं, है ना। नया भारत का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि संविधान को उठाकर ऐसे ऊंचाई पर पहुंचा देना जहां पर कोई आदमी उसको पा ही ना पाए। संविधान कुछ कहता है, संविधान कुछ कहता है, जिसको लेकर अभी जस्टिस खन्ना की भी एक जजमेंट आई है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है, प्रस्तावना में जो कुछ शब्द हैं वो रहेंगे, वो नहीं हटाए जाएंगे, वो नहीं हटाए जाएंगे। ठीक है, हम संविधान भी सामने रखेंगे। वो एक अलग बात है कि इस किताब के पीछे हम क्या करने जा रहे हैं वो पता ही नहीं चलेगा, जनता को पता ही नहीं चलेगा। वो तो बड़ा एग्जाम था तो पता चल गया, छोटा एग्जाम होता तो ना बच्चे होते ना कुछ और होता। याद करिए अग्निवीर, अग्निवीर की योजना आई, उसके लिए बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध करने वाले बच्चों को खूब लाठियों से पीटा गया, कुछ लोगों के ऊपर केस चला दिए गए। आज देखिए, शायद हम में से बहुत सारे वो लोग भूल गए अग्निवीर, हम में से, आप में से बहुत सारे लोग भूल चुके हैं कि अग्निवीर भी कुछ होता था। अग्निवीर भी इस नए भारत की देन थी। अग्निवीर भी इस नए भारत में एक नया करिश्मा था, एक नया करिश्मा लाया गया। और उसके दुष्परिणाम देखो, किसी भी चीज़ के परिणाम तुरंत तो नहीं आते ना। बच्चा पैदा होते ही दौड़ने नहीं लगता, बच्चा पैदा होते ही ग्रेजुएशन की क्लास में नहीं पहुंचता है, समय लगता है। मिलेगा परिणाम तो मिलेगा, और दुर्भाग्य ये है कि इस परिणाम को आप झेलेंगे और हम झेलेंगे। जो इस योजना को लेकर आए, जो इस योजना को चला रहे हैं और जो इस योजना के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ से फर्क पड़ेगा? अधिकांश लोग, अगर आप पूरे इस 10 साल के रिकॉर्ड को उठाकर देखिए, हजारों की संख्या में लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग जो सामर्थ्यवान हैं वो निकल गए, उन्होंने हिंदुस्तान ही छोड़ दिया, उन्होंने कहा नमस्ते,
नया भारत नहीं चाहिए, पुराना वाला ठीक था यार। जिस दिन पुराना भारत आएगा ना, हम फिर वापस आ जाएंगे। नया भारत, नए वाले भारत से हम जा रहे हैं, नए वाले भारत से हम जा रहे हैं। और जिस एक राज्य से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, गुजरात है। सबसे ज़्यादा भागने वाले लोग गुजरात से हैं। कुछ लीगल वे में गए और कुछ डंकी रूट से गए, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर शायद हरियाणा का नंबर लगता है। मतलब ये वो राज्य हैं जहाँ पर दो दो इंजन चलते हैं, एक इंजन नहीं चलता, दो इंजन चलते हैं, एक आगे की ओर और एक शायद बीच में या पीछे की ओर कहीं लगा रहता है, कहीं लगा रहता है। दो इंजन हैं। अब वो इंजन से कौन सी स्पीड पकड़ाई जा रही है पता नहीं। आजकल का नौजवान बच्चा गली गली घूम रहा है कि भैया हमको नौकरी दे दो, नौकरी नहीं है। महंगाई, प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही हैं कि उन प्रॉब्लम्स का सामना वो बच्चा कर नहीं पा रहा है। परिवार में जो उसके माता पिता गरीब या शायद मेरे जैसे माता पिता इस बात को देख रहे हैं और निहार रहे हैं कि मेरा बच्चा कल मेरा बच्चा शायद मेरी आज की परेशानियों को दूर कर पाएगा अगर वो कुछ बन जाएगा। कहाँ से बन जाएगा? बन जाने वाली दीवार इतनी बड़ी बन गई है कि उस दीवार को वो बच्चा किसी तरह से फांद ही नहीं सकता है। कितना मेहनत कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, वो फांद ही नहीं सकता है, फांद ही नहीं सकता है। और उस दीवार को जो फांद पाएगा वो हमारे नए भारत के महान महान बड़े बड़े लोग होंगे। उन्हीं के बच्चे, नॉर्मलाइजेशन जो है ना, ये उन्हीं लोगों का, उन्हीं के बच्चे हैं जो इस दीवार को फांद पाएंगे। आम आदमी का बच्चा शायद इस नॉर्मलाइजेशन की दीवार को या ऐसे घपलेबाजी की दीवार को फांद पाए, पार कर पाए। असंभव है, असंभव है। अब जगह तो एक ही बनती है, अब जगह तो एक ही बनती है। याद करो अंग्रेजों के दौर को, और याद करो चंद्रशेखर आज़ाद को, और याद करो भगत सिंह को, और याद करो महात्मा गांधी को, याद करो जवाहरलाल नेहरू को, याद करो वल्लभ भाई पटेल को, याद करो सुभाष चंद्र बोस को। उन सब लोगों ने भी कुछ किया था और उनके कुछ करने का परिणाम आज देश आज़ाद हुआ था। तो हम इस बात का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, यानी हमारा पुराना भारत हमें वापस मिल जाए। क्योंकि नया भारत तो नया तो ऐसा ऐसा नया दे रहा है ना कि उसमें पता ही नहीं चल पा रहा है। और कहता घुस के मारेंगे, पता नहीं कहाँ के घुस के मार देगा, ये नहीं समझ में आता है। और किसको मारेगा ये भी नहीं पता चल पाता है। सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, चिंता बहुत बड़ी है। ये नया भारत कब पुराने भारत में तब्दील होगा मालूम नहीं, लेकिन होगा तो ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी आशा है कि नया भारत एक बार पुराने भारत में, एक बार उस शानदार स्वर्णिम भारत में वापस जाएगा जहाँ पर सब अच्छा था। बड़े अपने छोटों को प्यार करते थे, बड़े अपने छोटों के भविष्य की चिंता करते थे, बड़े अपने परिवार का नहीं अपने देश को परिवार मानते थे और उस परिवार को मान करके उस परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। देश परिवार है, देश के लोग परिवार का हिस्सा हैं। वो परिवार नहीं जिसके नाम के आगे कुछ लिखा हुआ है, बस यही मेरा परिवार है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भांजा, मेरी भांजी, मेरा साला, मेरी साली, मेरे जीजा, मेरे बहनोई, यही परिवार नहीं। ये देश मेरा परिवार है, ये देश मेरा परिवार है। इस सोच को लेकर के आपको याद होगा तो एक बड़े मैं नाम भूल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, एक इंटरव्यू चल रहा था, रो बैठे, रो बैठे, लिटरली उनके लाइव वीडियो में वो बेचारे रो रहे थे कि क्या हो गया है मेरे भारत को। क्या हमने यही सपना देखा था? क्या हमने अंग्रेजों से लड़ाई की थी तो इसी के लिए लड़ाई की थी? क्या हम इस सपने को कि हमारा जो भारत होगा वो ऐसा नया होगा जहाँ पर खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार की बात करते हैं तो जो मिलता है वो रोजगार नहीं होता है, वो लाठियाँ होती हैं? क्या इसी भारत का सपना देखा था? सोचिएगा, विचार करिएगा और याद रखिए, देश नौजवानों के बूते पर बनता है और देश में अगर गलती हो गई है तो वो नौजवानों के बूते पर ही सही होता है। जब तक इस देश का नौजवान नहीं जागेगा, ये देश मुसीबतों के इसी प्रकार के जाल और जंजाल में उलझता रहेगा। निकालिए, ये जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, ये जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। कंधे को मजबूत करिए, निकालिए, क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का जिन्न है
अभी तो 3 प्रदेश में दिखा ना, 3 प्रदेश में दिखा। भारत में तो 28 हैं, अभी तो 25 बाकी हैं, 25 बाकी हैं। इससे पहले कि भूत निकले और 25 राज्यों में चला जाए, मार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। जो भी टोना टोटका हो सकता है उसको बनाइए, उसको अपनाइए और ख़त्म करिए। फिर से गुजारिश करूँगा कि 2014 के बाद के नए भारत को बदलिए और 2014 के से पहले वाला जो पुराना भारत था उस ओर चलते हैं यार, जहाँ पर लोगों के बीच प्यार था, लोगों के बीच मोहब्बत थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या बौद्ध, सब भारत के हैं। उस भारत की ओर चलते हैं जहाँ पर तुम क्या मानते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम क्या खाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम लाल कपड़ा पहनते हो कि तुम पीला कपड़ा पहनते हो, तुम हरा कपड़ा पहनते हो कि तुम नीला कपड़ा पहनते हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कपड़ा पहनते हो ये महत्वपूर्ण है, और उस कपड़े को पहनने के बाद तुम सुंदर दिखते हो, तुम्हारे अंदर बंटवारा नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा हरा है तो ये है, और अगर केसरिया है तो ये है, और नीला है तो ये है, और पीला है तो ये है। कपड़ा पहचान न बनने पाए, कपड़ा सुंदरता दे, सुंदरता जो आत्मिक होगी, आत्मिक सुंदरता। तिरंगे को देखिए कितना शानदार है, हमारा तिरंगा कितना शानदार है, और कितने रंग को समेटा है, और कितनी भव्यता और कितनी विशालता को समेटा है। तो अंतिम गुजारिश आप सभी छात्रों से, आप सभी नौजवानों से, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरा बीता हुआ भारत, नया भारत। नमस्कार।